हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक माइनिंग। आज हम लोग बात करेंगे OSHWC कोड यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के बारे में। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले माइनिंग सरदार एग्ज़ाम और DJMS एग्ज़ाम के लिए। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर OSHWC कोड पर अगर नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग सेक्शन 8 का, जिसमें हम लोग देखेंगे ड्यूटीज़ ऑफ डिज़ाइनर्स, मैन्युफैक्चरर, इम्पोर्टर्स और सप्लायर का। तो इस सेक्शन का मेन पर्पस यह है कि जो भी व्यक्ति किसी मशीन या इक्विपमेंट या प्लांट या केमिकल या अदर प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेगा या बनाता है या विदेश से या फॉरेन से हम लोग बोल सकते हैं कि इंपोर्ट करता है या सप्लाई करता है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वस्तु जो प्रोडक्ट है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो और उससे काम करने वाले जो भी वर्कर इन्वॉल्व होते हैं वो उसके स्वास्थ्य या जीवन को कोई तरीके से खतरा ना हो। इसको याद रखने का सही ट्रिक यह है कि जो भी प्रोडक्ट को बनाएगा वही सुरक्षा की भी जिम्मेदारी निभाएगा। यानी कि जो डिज़ाइनर है, मैन्युफैक्चरर है, इंपोर्टर हैं या सप्लायर हैं, वो जो आर्टिकल बनाएंगे या हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट को बनाएंगे या इंपोर्ट करेंगे या सप्लाई करेंगे, वो उसका सेफ्टी का भी जिम्मेदारी लेगा। अब हम लोग बात करते हैं ड्यूटीज़ का। तो सबसे पहला यहाँ पे है कि आर्टिकल को ऐसा डिज़ाइन करना होगा, ऐसा डिज़ाइन या बनाना होगा ताकि वो सेफ रहे और उसमें कोई भी तरह का रिस्क इन्वॉल्व ना रहे, ताकि उससे वर्कर को क्षति पहुंच सके जब वो प्रॉपरली यूज्ड हो। ठीक है, जब उसका प्रॉपर यूज़ में लाया जाए उस आर्टिकल को, तो वो ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि वो सेफ रहे और कोई भी तरह का उसमें रिस्क इन्वॉल्व ना रहे हेल्थ के साथ। अगला पॉइंट देखते हैं बी हम लोग। बी में बोलता है कैरी आउट और अरेंज फॉर कैरिंग आउट ऑफ सच टेस्ट एंड एग्जामिनेशन इन द एस्टैब्लिशमेंट एज मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ क्लॉज ए। ठीक है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन यहाँ क्लॉज ए के बारे में बोला गया है, जो कि यहाँ पे हम लोग अभी ने देखा कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और उसमें कोई भी तरह का रिस्क इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए वर्कर के हेल्थ के साथ। तो इसे इफ़ेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी डिज़ाइनर है, मैन्युफैक्चरर है, उनको अरेंज करना होगा या फिर कैरी आउट खुद से करना होगा। क्या? ऐसे टेस्ट या एग्जामिनेशन जिससे ये प्रूफ हो कि जो प्रोडक्ट है वो सेफ़ है और उसमें कोई भी तरह का रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। अगला पॉइंट है जो भी निर्माता है, यानी कि एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरर, डिज़ाइनर, उनको यह इंश्योर करना होगा कि जो आर्टिकल है सो सेल किया जा रहा है वो एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन उसमें अवेलेबल हो। ठीक है, किसके किसके कनेक्शन में यहाँ पे 3 चीज़ दिया हुआ है। जैसे पहला में हम लोग बोल सकते हैं कि यूज़ ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल को कैसे यूज़ करना है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मशीन को कैसे यूज़ करना है। उसके लिए उदाहरण के तौर पे यूज़र मैनुअल प्रोवाइड करना होगा, जिसमें होगा मेंटेनेंस कब करना है, इमरजेंसी में क्या करना है, कैसे बंद करना है, कैसे चालू करना है मशीन को। ये सब चीज़ों का जानकारी है सो यूज़र मैनुअल में अवेलेबल होना चाहिए। अगला यहाँ पे यूज़ फॉर विच सच आर्टिकल इज़ डिज़ाइन। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मशीन किस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, किस काम करने के लिए, वो चीज़ का इंफॉर्मेशन इनको देना होगा। जिस पर्पस के लिए मशीन बनाया गया है उसी काम के लिए उसका यूज़ होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि एक चैन है जिसका वज़न उठाने का कैपेसिटी 5 टन है, तो उससे हमें 10 टन नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, उससे 10 टन नहीं उठाना चाहिए। ये सब भी चीज़ें, आर्टिकल ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि जो भी चीज़ उस काम के लिए है उसी के लिए यूज़ हो। अगला पॉइंट है हमारा सेफ़ यूज़ के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। ये चीज़ इंश्योर करना होगा मैन्युफैक्चरर को, डिज़ाइनर को, ताकि वो जो आर्टिकल है वो सेफ़ रहे और कोई भी तरह का उसमें रिस्क ना हो वर्कर के हेल्थ के साथ। ठीक है, जैसे कि
पीपीई में क्या पहनना है, मेंटेनेंस कब करना है उस आर्टिकल का, किस कंडीशन में मशीन का यूज़ करना है, ये सब सारा चीज़ का जानकारी उसे प्रोवाइड करना होगा। आगे यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट वेयर एन आर्टिकल इज डिजाइंड और मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड इंडिया इट शैल बी ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द इम्पोर्टर टू सी। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर मान के चलिए कि कोई आर्टिकल या प्रोडक्ट हम लोग बोल सकते हैं उसे, या मशीन, वो डिज़ाइन या मैन्युफैक्चर किया गया है आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो इम्पोर्टर को क्या क्या देखना है उसमें, तो उसमें यह देखना है कि जो भी इम्पोर्टर हैं, जो मतलब कि उस मशीन को मंगा रहे हैं, वो इंडियन स्टैंडर्ड के साथ मैच करता है या नहीं। अगर वो मैच करता है तो उसे उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना होगा। ठीक है, अगला यहाँ पे कि अगर उसका स्टैंडर्ड भारत से बेहतर है, मान के चलिए कि जो भी मशीन जिस कंट्री से मंगाया गया है, ठीक है, जिस भी कंट्री से वो मशीन मंगाया गया उसमें उसका स्टैंडर्ड, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है, वो इंडिया से बेहतर है। ठीक है, इंडिया से अगर वो बेहतर है तो उस चीज़ को भारत में यानी कि इंडिया में अपनाना होगा, उसे फॉलो करना होगा। मान के चले कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड है वो नीचे है और कोई फॉरेन कंट्री का स्टैंडर्ड जो है वो ऊपर में है, मतलब कि अच्छे स्टैंडर्ड फॉरेन कंट्री में है उस मशीन को लेके, सेफ्टी को लेके, तो फॉरेन कंट्री का जो स्टैंडर्ड है उसे अपनाना होगा। ठीक है, उसे अडेप्ट करना होगा, उस इम्पोर्टर को उसी को फॉलो करना होगा। तीसरा यहाँ पे कंडीशन है, अगर मान के चले कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड है वो है ही नहीं, कोई भी तरह का स्टैंडर्ड, सेफ्टी स्टैंडर्ड यहाँ पे उस मशीन को रिगार्डिंग नहीं है, तो जो जिस भी कंट्री से वो मशीन को मंगाया जा रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है, उसी कंट्री का जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उसे अडॉप्ट करना होगा। ठीक है, पहला केस में क्या बोला कि देखना है कि वो इंडियन स्टैंडर्ड से मैच करता है या नहीं। दूसरे केस में ये बोल रहा है कि अगर इंडिया का स्टैंडर्ड से बेहतर है अदर कंट्री का स्टैंडर्ड जिससे वो इंपोर्ट किया जा रहा है तो उसे अपनाना है। तीसरा केस में ये बोल रहा है कि अगर इंडिया में कोई भी तरह का स्टैंडर्ड है ही नहीं उस मशीन से रिगार्डिंग, तो आपको क्या करना है, जिस भी कंट्री से वो इंपोर्ट किया जा रहा है उसी के स्टैंडर्ड को अपनाना है, अडॉप्ट करना है। अब सब क्लॉज 2 को देखते हैं। इसमें यही बोल रहा है कि द डिज़ाइनर, मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर और सप्लायर शैल आल्सो कंप्लाई विद द सच ड्यूटी एज सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी इन कंसल्टेशन विद नेशनल ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड रेफर टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16 बाय रेगुलेशन स्पेसिफाई। इसमें यही है कि जो भी तरीके का सेफ्टी रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा, किसके कंसल्टेशन में, नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी के बोर्ड के कंसल्टेशन में, तो वो सब सारे चीज़ों को मैन्युफैक्चरर, डिज़ाइनर या इंपोर्टर या सप्लायर जो भी है उनको फॉलो करना होगा। कोई भी सेफ्टी रूल्स अगर बनाया जाता है इन फ्यूचर या फिर जो भी एग्जिस्टिंग सेफ्टी रूल्स है उसको कंप्लाई करना होगा, उसे फॉलो करना होगा। थर्ड सब सेक्शन है, जो पर्सन इन्वॉल्व है डिज़ाइन या फिर मैन्युफैक्चर करने में किसी आर्टिकल या मशीनरी का जो यूज़ होगा फैक्ट्री में, उसे लगातार बेसिस पे रिसर्च करना होगा या फिर वैसा अरेंजमेंट बनाना होगा रिसर्च करने के लिए, ताकि जो भी रिस्क इन्वॉल्व है उस मशीनरी में उसे एलिमिनेट किया जा सके या मिनिमाइज़ किया जा सके। उसी के लिए उसको रिसर्च करना होगा ताकि किसी भी तरीके का हेल्थ या फिर सेफ्टी वायलेशन ना हो किसी वर्कर के साथ, कोई भी तरह का रिस्क इन्वॉल्व ना हो वर्कर के हेल्थ के साथ। सब सेक्शन 4 में बोल रहा है यही कि अगर उस आर्टिकल का या मशीन का किसी पहले से ही किसी ऑर्गेनाइजेशन से एग्जामिनेशन कर लिया गया है तो उसके रिपोर्ट के हिसाब से कोई एक टाइम लिमिट तक उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। बार बार टेस्टिंग या एग्जामिनेशन करने का ज़रूरत नहीं है उसमें। सब सेक्शन 5 को देखते हैं। तो सब सेक्शन 1 और 2 कोई भी पर्सन पर लगाया गया ड्यूटी केवल उसके द्वारा किए जा रहे बिजनेस या फिर उसके नियंत्रण वाले मामलों तक ही सीमित रहेगा। यानी कि सेक्शन सब सेक्शन 1 और 2
कोई भी पर्सन के बिजनेस या फिर उसके नियंत्रण में रहने वाले कामों तक ही एक्सटेंड होगा, सबसेक्शन 1 और 2। अगला सबसेक्शन है हमारा 6, जिसमें हम लोग इंस्टॉलेशन के बारे में जानेंगे। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे मशीन लगाने वाले जिम्मेदारी के बारे में पहला पॉइंट में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति मशीन इंस्टॉल करता है तो यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इंस्टॉलेशन के कारण मशीन जो है वो अनसेफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर उसमें किसी भी तरीके का रिस्क इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए हेल्थ के साथ। क्या करना होगा इसमें, जो भी पर्सन है सो मशीन को इंस्टॉल करेगा फैक्ट्री में या एस्टैब्लिशमेंट में, उसको यह सुनिश्चित भी करना होगा कि मशीन जो है वो इन फ्यूचर अनसेफ ना हो और उसमें किसी भी तरीके का रिस्क इन्वॉल्व ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्रशर प्लांट बनाया गया जिसमें क्रशर का फाउंडेशन जो है वो बहुत ही अच्छा नहीं था, यानी कि कमज़ोर फाउंडेशन बना दिया गया और इन फ्यूचर क्या हुआ, वो मशीन है सो जो क्रशर जो है वो गिर गया वहाँ से। तो ये जिम्मेदार इसमें कौन होगा, जो उसे इंस्टॉल कर रहा है। अगला बी पॉइंट है हमारा, हु मैन्युफैक्चर्स इंपोर्ट्स और सप्लाइज एनी सब्सटेंस फॉर यूज़ इन एनी फैक्ट्री सेल। तो जो भी मैन्युफैक्चर करेगा, इंपोर्ट करेगा या सप्लाई करेगा किसी भी सब्सटेंस का या आर्टिकल का जो कि फैक्ट्री में यूज़ होगा, उसे इंश्योर करना होगा कि वो अनसेफ नहीं है सब्सटेंस या फिर उसमें किसी भी तरीके का रिस्क इन्वॉल्व नहीं है हेल्थ के साथ, किसी भी वर्कर के साथ जो वहाँ पे उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। और उसे रेगुलर बेसिस पे टेस्ट है सो कैरी करना होगा या फिर एग्जामिनेशन कैरी करना होगा या फिर वैसा अरेंजमेंट बनाना होगा टेस्ट और एग्जामिनेशन के लिए, ताकि वो प्रूफ हो सके कि जो सब्सटेंस है या आर्टिकल है या प्रोडक्ट है जो वो सेफ है, किसी भी तरीके का उसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर होंगे उनको यह इंफॉर्मेशन भी देना होगा कि जो सब्सटेंस है वो कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है और यूज़ करने के लिए क्या क्या कंडीशन है। यानी कि जैसे हम लोगों ने पिछले में देखा था यहाँ पे कि उस आर्टिकल को यूज़ कैसे करना है और ये किस पर्पस के लिए यूज़ होगा और यूज़ करने के लिए क्या क्या कंडीशन है, इन सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन जो है वो मैन्युफैक्चरर को या इंपोर्टर को देना होगा। थर्ड पॉइंट को हम लोग देखते हैं तो इसमें यही बोला जा रहा है कि जो भी मैन्युफैक्चर में पार्ट लेंगे सब्सटेंस का, उसे रेगुलर बेसिस पे रिसर्च करना होगा, ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, जो सब्सटेंस है अगर उसमें कोई भी तरह का रिस्क इन्वॉल्व है तो उसे मिनिमाइज किया जा सके या फिर उसे एलिमिनेट किया जा सके, ताकि किसी भी तरीके का उसमें रिस्क इन्वॉल्व ना हो हेल्थ के साथ, किसी भी वर्कर को क्षति ना पहुंचे इन फ्यूचर, ठीक है। तो उसे रेगुलर बेसिस पे रिसर्च करना होगा ताकि उसे और भी अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। यह सब सेक्शन बोल रहा है एक तरह से, अगर कोई भी फैक्ट्री का वर्कर मैन्युफैक्चरर के द्वारा या इंपोर्टर के द्वारा या सप्लायर के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया था उनके द्वारा, अगर उसका पालन नहीं करता, अगर उसको फॉलो नहीं करता है तो यह मशीन का प्रॉपर यूज़ नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ग्राइंडिंग मशीन का गार्ड अगर हटाकर अगर कोई वर्कर काम करता है और यदि उससे कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो मैन्युफैक्चरर या फिर इंपोर्टर या फिर सप्लायर का नहीं होगा। यह माना जाएगा कि मशीन का उपयोग जो है वो गलत तरीके से किया गया। यही चीज़ ये सबसेक्शन 7 में बोला जा रहा है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो भी वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया सबसेक्शन 1 से लेके 7 तक में आर्टिकल का जैसे यूज़ किया गया है यहाँ पे, तो उसका इंक्लूड क्या क्या उसमें कर रहा है, प्लांट है और मशीनरी उसमें इंक्लूड किया जा रहा है। इक्विपमेंट हो गया या टूल्स हो गया, आर्टिकल एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, प्लांट भी, मशीनरी भी, इक्विपमेंट, टूल्स। सबस्टांस का यहाँ पे मीन यहाँ पे दिया हुआ है कि एनी नेचुरल या आर्टिफिशियल सबस्टेंस वेदर इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ गैस और वेपर, ठीक है। सबस्टेंस पहले जैसे हम लोगों ने यूज़ किया था यहाँ पे आर्टिकल का, जो 1 से लेके
हम लोगों ने 5 तक बात किया वो आर्टिकल का था, और यहाँ पे जब हम लोगों ने 6 से जो सबसेक्शन 6 से बात किया वो सबस्टेंस का था। तो वो या तो सॉलिड मैटर हो सकता है, या लिक्विड का भी फॉर्म में हो सकता है, या फिर गैस का भी फॉर्म में हो सकता है। इसीलिए मैंने वहाँ पे यूज़ किया था केमिकल वर्ड का। तो सेक्शन 8 को हम लोग अगर एक लाइन में समझे तो जो व्यक्ति मशीन या फिर इक्विपमेंट या केमिकल को डिज़ाइन करता है, बनाता है, या इंपोर्ट करता है, या सप्लाई करता है, या फिर इंस्टॉल करता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षित हो, उसका जो टेस्ट है वो किया गया है, और उसका जो एग्जामिनेशन है वो रेगुलर इंटरवल पे किया जाए, ताकि वह इक्विपमेंट जो है या मशीनरी जो है वो सेफ हो, और उसका जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिगार्डिंग कि कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, यूज़ करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, ये सब चीज़ का जानकारी जो है वो उपलब्ध कराया जाए। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 9, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड डिज़ाइनर के बारे में। तो इसका सब क्लॉज 1 बोलता है आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट इंजीनियर या डिज़ाइनर को बिल्डिंग बनाते समय या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का डिज़ाइन करते समय ही श्रमिक जो वहाँ पे हैं, यानी कि वर्कर या एम्प्लॉय आप बोल लीजिए, उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान उसको पहले से ही प्लानिंग करनी होगी। जब भी वो कंस्ट्रक्शन का या फिर प्रोजेक्ट का इनिशिएट कर रहे होंगे, तभी ही उनको वर्कर का सेफ्टी और हेल्थ का ध्यान रखना होगा। उदाहरण के लिए इमरजेंसी एग्जिस्ट हो गया, सेफ स्टेयरकेस हो गया, गार्ड रेल हो गया, प्रॉपर वेंटिलेशन, फायर एस्केप, ये सब उनको पहले से शामिल करना होगा जब भी वहाँ पे काम स्टार्ट करवाएंगे उस प्रोजेक्ट में, तब से, ताकि वो प्लेस जो है वो सुरक्षित बन सके और वर्कर के लिए वहाँ पे सेफ्टी और हेल्थ के साथ कोई भी तरह का खिलवाड़ ना हो। सेकंड सबसेक्शन है कि कोई भी चीज़ यहाँ पे डिज़ाइन में शामिल नहीं करना है जो निर्माण के समय में जो वहाँ पे वर्कर इन्वॉल्व है उसके लिए खतरनाक बन जाए, ठीक है। वो ऐसा कोई भी चीज़ वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करना है, या फिर कोई भी डेंजरस स्ट्रक्चर नहीं बनाना है जो कि वर्कर के सेफ्टी या फिर उसके हेल्थ के साथ खिलवाड़ करे। अब हम लोग बात करते हैं सबसेक्शन 3 का, जिसमें यह बोला गया है कि डिज़ाइन बनाते समय इन फ्यूचर में भी मेंटेनेंस और अपकीप का ध्यान है सो रखना होगा। किसे? प्रोफेशनल को, यानी कि आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट इंजीनियर और डिज़ाइनर को। एग्जांपल के तौर पे यदि कोई ऊंचा बिल्डिंग है जिसका छत का इन फ्यूचर मरम्मत करना होगा, तो पहले से ही परमानेंट लैडर, रूफ एंकर पॉइंट या फिर मेंटेनेंस वॉकवे का प्रावधान होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे सेक्शन 9 में बताया गया, ड्यूटीज़ ऑफ आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड डिज़ाइनर। हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था सेक्शन 8 में ड्यूटीज़ ऑफ डिज़ाइनर, मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर और सप्लायर के बारे में। तो यही रहा हमारे वीडियो का एंड। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।